So hello everyone. So we are back with another video, and in today's video we will discuss about the modern or new penology. So in our early video we have discussed about the efficacy of punishment in the early and medieval period, and now in this video we will discuss about the efficacy of punishment in the modern or new penology. Okay, so this early and medieval period and modern period is according to the civilization of humans. Okay, so now we'll start with our topic, that is modern or new penology. With new criminological developments, one second, yeah, with new criminological developments, particularly in the field of penology, it has been generally accepted that punishment must be in proportion to the gravity of the offense. अब मॉडर्न पेनोलॉजी में क्या होने लग गया है कि जैसे जैसे क्रिमिनोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पेनोलॉजी की फील्ड में, अब ये कहा जा रहा है कि पनिशमेंट जो होनी चाहिए वो ऑफेंस के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। मतलब पहले जैसे जो ज़माने थे जिसमें मेडिवल में देखिए रिलीजियस उस पे जो है ज़्यादा अकॉर्डिंग वो लोग ज़्यादा चलते थे। अर्ली वाले में बहुत हार्श पनिशमेंट होती थी चाहे जैसा भी क्राइम हो, लेकिन मॉडर्न में क्या हुआ एक समय के बाद, जैसे अब बात ये होती है कि जिस भी तरीके का क्राइम किया गया होगा, जिस भी तरीके का ऑफेंस होगा, उसी के प्रोपोर्शनेट में पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए। ओके, नाउ it has been further suggested that reformation of criminal rather than his expulsion from society is more purposeful for his rehabilitation. Okay, so इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो भी क्रिमिनल है, ठीक है, उसको आप सोसाइटी से एकदम एक्सपल्स कर दो, एकदम बाहर निकाल दो, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसका एक रिहेबिलिटेशन करो, है ना, वो ज़्यादा पर्पसफुल है। उससे क्या होगा कि जो भी क्रिमिनल होगा उसका अच्छा रिफॉर्मेशन भी हो सकता है और वो आगे चल के अच्छा सिटीजन बन सकता है। ठीक, now with this aim in view, the modern penologists have focused their attention on individualization of offender through treatment methods. Okay, हर क्रिमिनल्स का मतलब ऐसा नहीं कि एक जो क्रिमिनल को मतलब एक जैसी सज़ा दे दी, हर क्रिमिनल का इंडिविजुअलाइजेशन करना चाहिए, उसकी चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम रही है, क्या दिक्कतें रही हैं जिसके कारण वो क्रिमिनल बना, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, उस हिसाब से उसका एक ट्रीटमेंट मेथड डिसाइड करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, नाउ today, old barbarous method of punishment such as mutilation, branding, hanging, burning, stoning, flogging, amputation, starving the criminal to death, or subjecting him to pillory or poetic punishment etc. are completely abandoned. इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी प्रथाएं थीं सज़ा देने की, पनिशमेंट देने की, जैसे कि पेड़ से बांध दिया और खाना नहीं दिया जब तक वो मर ना जाता, हाथ पैर तोड़ दिया, हाथ काट दिया, गला काट दिया, है ना, और पत्थर मरवाया उसको पब्लिक में खड़ा करके, तो ये सब जो चीज़ें हैं जो पहले ज़माने में, जैसे आपने मूवीज़ में भी कई सारी ऐसी मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सब जो पनिशमेंट है वो सब अब ख़त्म हो गई हैं। नाउ पिलोरी वॉज अ मेथड ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट अंडर विच द ऑफेंडर वॉज सब्जेक्टेड टू पब्लिक रिडिक्यूल बाय एक्सपोजिंग हिम टू पनिशमेंट इन पब्लिक प्लेसेस। आप लोग समझ ही रहे होंगे, फिल्मों में भी आपने देखा है कि पनिश करना पब्लिक प्लेसेस में बहुत सारी भीड़ के सामने, है ना। नाउ different poetic punishments were provided for different crime. Okay, for example, cutting off hands for theft, taking off tongue for the offense of perjury. Okay, now emasculation for rape, shaving off the head of a woman in case she committed a sex crime, or whipping her in public street, and similar other modes were common forms of poetic punishment during the Middle Ages. Okay, जो पोएटिक पनिशमेंट्स क्या थी, जो इसमें अभी हम लोगों ने ऊपर वाले पैराग्राफ में भी पढ़ा कि पोएटिक पनिशमेंट्स वर टोटली अबेंडन्ड। सो व्हाट वर द पोएटिक पनिशमेंट्स एट दैट टाइम? इट वर लाइक ऑफेंस ऑफ परजुरी, ओके, कटिंग ऑफ हैंड्स ऑफ थेफ्ट, दैट यू आर कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग, टेकिंग ऑफ टंग, ठीक है, फॉर द ऑफेंस ऑफ परजुरी। ओके, नाउ इमेस्कुलेशन फॉर रेप, ओके, शेविंग ऑफ द हेड ऑफ अ वुमेन, ये सब भी आपने मूवीज़ में देखा ही होगा। ओके, इन केस शी कमिटेड अ सेक्स क्राइम और विपिंग हर इन पब्लिक स्ट्रीट। ओके, similarly the modes were common form of poetic punishment during the Middle Ages. Now modern penologists have substituted new forms of penal sanction for the old method. Okay, so old method of sentencing. Now the present mode of punishment commonly include the, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस लाइन को शुरू करने के पहले, कि जैसे आपको पता है कि इस टॉपिक को मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो बुक मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी, तो ये बुक टॉपिक जो है इस बुक में काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। सो जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, जो क्रक्स होगा, मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है जानना कि मॉडर्न पीरियड में होता क्या था, बस मैं आपको उतना ही समझाऊंगा ताकि आपका भी समय बचे, आपको भी कम समय में ये चीज़ समझ में आ जाए।
और आप आगे के टॉपिक्स पे फटाफट बढ़ते चलें, ठीक। नाउ द प्रेजेंट मोड्स ऑफ पनिशमेंट कॉमनली इंक्लूड इम्पोजिशन ऑफ मॉनेटरी फाइन्स, segregation of the offender temporarily or permanent through imprisonment or externment or compensation by way of damages from the wrongdoer in case of civil injury। क्या है अब कि जो प्रेजेंट मोड ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है, वो क्या हो गया कि मॉनेटरी फाइन्स लगाए जाए, ठीक है, और सेग्रीगेशन ऑफ ऑफेंडर टेम्परेली और परमानेंटली किया जाए थ्रू इम्प्रिजनमेंट, जेल भेजा जाए, फाइन लगाया जाए, है ना, और भी जो है देख लिखा है एक्सटर्नमेंट और कंपेंसेशन बाय वे ऑफ डैमेजेस फ्रॉम द रॉन्गडर। और अगर मान ली वो कोई किसी भी पर्सन को जो है सिविल इंजरी पहुंचाता है तो वो उस पर्टिकुलर विक्टिम को जो है वो भी दे, मतलब जो है कंपेंसेट करे उसको, है ना। तो ये सब चीज़ें ये हैं आजकल के प्रेजेंट मोड्स ऑफ पनिशमेंट। जो पुराने मोड्स ऑफ पनिशमेंट जो थे कि भीड़ में इकट्ठा करना, पत्थर मारना, हाथ पैर तोड़ना, वो सब खत्म कर दिया। ओके, नाउ द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस पेनोलॉजिकल चेंजेस गोज टू एमिनेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट। ठीक, ये जो भी चेंज हुआ है, पेनोलॉजिकल चेंज जो आया है मॉडर्न टाइम में, ये कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जिनके कारण ये चीज़ आया, लाइक बिकेरिया, गैरोफेलो, फेरी, फेरिटेरेड, बेंथम, ओके, एंड अदर हु फॉर्मुलेटेड साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट and made all out efforts to ensure rehabilitation of offenders so as to make them useful member of society once again। इसमें इन लोगों ने, जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने एक ही चीज़ पर काम किया कि जो भी पहले के ज़माने में होता था कि कोई भी क्रिमिनल होता था तो उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी, पनिश किया जाता था। इन क्रिमिनोलॉजिस्ट ने मॉडर्न टाइम में क्या किया, जो चीज़ हम लोगों ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, है ना, और जो है उनको रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि उनको यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी वापस बनाया जा सके। मतलब अगर वो लोग क्रिमिनल्स थे तो उनको एक अच्छा नागरिक वापस बनाया जाए ताकि वो सोसाइटी के आगे चल के काम आए। ओके, Garofalo strongly recommended transportation or banishment of certain types of offender who had to be segregated from society। ठीक है, आप समझ गए, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ थे ऐसे ऑफेंडर्स जिनको बैनिश करना या वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देना, हटा ही देना सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नाउ मॉडर्न पेनल सिस्टम हाउएवर लिमिट द पनिशमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद इन द होमलैंड सो दैट पोटेंशियलिटी ऑफ प्रिजनर्स इज यूटिलाइज्ड विद इन द कंट्री इटसेल्फ। ठीक, उसको कहीं भी जो मॉडर्न जो है हमारा पेनल सिस्टम वो यही कहता है कि कोई भी, ठीक है, क्रिमिनल है, पहली चीज़ तो इसको बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया गया है कि इसको किसी क्रिमिनल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, उसकी जगह से हटा दिया जाए होमलैंड से। अब ये कर दिया गया कि उसको वहीं पर ही रखा जाए, आसपास रखा जाए, ताकि जो भी उसकी मतलब अच्छाइयाँ, मतलब जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स से कुछ भी चीज़ हो, वो अपने होमलैंड के लिए वो यूज़ कर सकें। ओके, एंड दैट कैन बी यूटिलाइज विद इन द कंट्री इटसेल्फ। Of late, open jails, parole or probation are being intensively used for long termers so that they can earn their livelihood while in the institution। ये चीज़ भी आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या था कि जैसे हम लोगों ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी में पढ़ा था, पैरोल एंड ये प्रोबेशन तो है वो आपके आगे की यूनिट्स में, जिसको हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इसमें क्या बात हो रही है कि इसमें जैसे हम लोग रिफॉर्मेशन में पढ़ा था कि अब जो है सरकार पैरोल पे छोड़ने लग गई है एंड प्रोबेशन पीरियड पे भी छोड़ने लग गई है उनको। तो ये किस लिए होता है, सर, जो लॉन्ग टर्मर्स होते हैं जिनको लंबी मतलब सज़ा मिली होती है, तो वो मतलब उनको जो है पैरोल, और अगर जैसे प्रोबेशन पे जैसे मान लीजिए उनका अच्छा व्यवहार रहता है, जेल में सब कुछ सही रहता है, तो उनको इन सब पे छोड़ा जाता है ताकि वो भी अपना लाइवलीहुड भी कमा सकें, आम जनता में भी रह सकें और उनको जो है पश्चाताप करने का मौका मिले। ओके, सो दीज आर द रिफॉर्मेटिव टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर नाउ बीइंग यूज्ड इन द मॉडर्न सोसाइटी। ओके, नाउ it was Beccaria who pioneered classical view of penology and raised voice against cruel and brutal punishment। ठीक, बिकेरिया जो थे क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मतलब जो क्लासिकल व्यू ऑफ पेनोलॉजिस्ट था उसको मतलब ले करके उन्होंने मतलब एक वॉइस भी रेस किया कि जो क्रूअल एंड ब्रूटल पनिशमेंट्स जो क्रिमिनल्स को पहले दी जाती थी अब उसको रोका जाए। ही एडवोकेटेड इक्वलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर ऑल क्रिमिनल्स इन द मैटर ऑफ पनिशमेंट and reiterated that it was not the personality of offender but his antecedents, family background and circumstances which had to be taken into consideration while determining his guilt and punishment। इसमें ये चीज़ भी उन्होंने एडवोकेट किया, उन्होंने मतलब इस चीज़ की वकालत करी कि एक इक्वलाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए क्रिमिनल्स का, ठीक है, पनिशमेंट के मामले में। और उन्होंने ये चीज़ बोली
कि कोई भी ऑफेंडर की उसकी खुद की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होती, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को जो है मतलब ये है कि केवल आप ऑफेंडर की मतलब पर्सनैलिटी और उसको देख करके जज मत करिए, उसके क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस रही हैं, मतलब किस कारणों से उसने वो क्राइम किया है, इन सब चीज़ों को भी जज करके उस हिसाब से जो है पर्टिकुलर क्रिमिनल को पनिशमेंट देनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में किया हो और वो फंस गया हो, मान लीजिए किसी ने जानबूझ के किया हो, तो उनके कारणों को हर चीज़ जान करके उस हिसाब से उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। नाउ this in other words means greater emphasis on the act, that is crime, rather than the criminal. Okay. He was equally opposed to the discretionary power of the court and argued that the function of determining appropriate punishment for different offences must be confined to the legislators and lawmakers alone. वो इस चीज़ के भी इक्वली उसमें अपोज में था कि जो कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है उसके मतलब कोर्ट के डिस्क्रिशन पे भी रहता है कि पर्टिकुलर ऑफेंडर को किस तरीके की सज़ा देनी चाहिए, कितनी ज़्यादा समय की सज़ा देनी चाहिए। तो जो ये बिकेरिया थे, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, ये क्या थे कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के भी खिलाफ रहते थे और इन्होंने आर्ग्यू ये किया था कि कोई भी क्रिमिनल है, अगर उसने मतलब जो भी क्राइम किया है, वो ये चाहते थे कि जो कोर्ट है वो बस ये बोल दे, ये अपना जजमेंट दे कि जो भी पर्सन है वो क्रिमिनल है या नहीं है, वो इतना जो है अपना जजमेंट सुनाए। बाकी वो ये चाहते थे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जिन्होंने लॉ बनाया है, जिन्होंने हर चीज़ की पनिशमेंट्स बनाई है, हर चीज़ बनाया है, उनके ऊपर छोड़ दें ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि अगर कोई भी क्रिमिनल है, उसने किसी भी तरीके का क्राइम किया है, तो फिर उसको किस लेवल की सज़ा देनी चाहिए, किस प्रोपोर्शन में उसकी सज़ाएँ होनी चाहिए। ओके, नाउ the system of trial. Okay, the system of trial by jury is essentially an outcome of the classical thinking which treated act and not the individual, okay, as the object of punishment. Okay, now जो जूरी है, ठीक है, जो उनका सिस्टम ऑफ ट्रायल रहा है, ठीक है, वो क्या है, एक क्लासिकल थिंकिंग के बेस्ड पे रहा है। ओके, जिन्होंने एक्ट के ऊपर ध्यान दिया कि किसी ने क्रिमिनल ने क्या एक्ट किया, क्या क्राइम किया उसने, रादर एंड नॉट द इंडिविजुअल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, उन्होंने मतलब एक्ट के ऊपर हमेशा जो है पनिश किया है, किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। मतलब अगर किसी पर्सन ने किसी भी तरीके का क्राइम किया है तो वो ये नहीं देखा जाता कि वो कौन पर्सन है, क्या क्या है, उसने काम क्या किया है, उसके काम पे उसको सजा दी जाती है। ठीक, ओके। द फंक्शन ऑफ ज्यूरी इज टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दैट इज वेदर द क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय द ऑफेंडर और नॉट, व्हाइल इट इज फॉर द मजिस्ट्रेसी टू डिसाइड द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आप समझ गए होंगे जूरी के बारे में, जैसे जूरी पहले बैठती थी, कई सारे लोग बैठते थे, वो डिसाइड करते थे हर चीज़ को। तो उसने यही बात किया है कि जो जूरी है उसका काम बस ये है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे अगर कोई बात होती है किसी भी ट्रायल में, तो वो उसको मतलब जो है डिटरमाइन करे, ओके, कि क्राइम जो भी है वो कमिट किया गया है कि नहीं किया गया है। और जब एक बार हो जाए तो फिर ये मजिस्ट्रेसी जो है, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके हाथ में पावर होनी चाहिए कि मतलब किसी भी पर्सन ने अगर किया है तो किस तरीके का क्राइम किया है, क्या सज़ा होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। ओके, वो डिसाइड करेगा कि जो भी है वो गिल्टी है कि नहीं, या इनोसेंस है कि क्या है। ठीक है, ऑफ द एक्यूज इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। लेकिन सज़ा देने की जो बात है वो अभी भी जो है ये जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट ये इसके लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं जो है वो करते हैं, और ये चाहते हैं कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वहीं सज़ा दें। The central theme of penal policy advocated by adherents of classical school was equality of punishment for similar offences. Okay. However, the theory has fallen into disuse with the advance of knowledge through penological research. Now, देखिए बहुत सारे क्लासिकल और न्यू क्लासिकल आपको व्यूज़ मिलते रहेंगे, जो कि एक उसका भी पार्ट है, जूरिस्प्रूडेंस का भी पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनोलॉजी में इन सब चीज़ों का, क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी में जूरिस्प्रूडेंस का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहता है। ओके, नाउ अब क्या है कि ये पैराग्राफ जो है ये तो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे उस पॉइंट पे आते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। ओके, सो वी आर रिज्यूमिंग आवर वीडियो। ओके, तो ये हम लोग ने वो एक पार्ट को स्किप कर दिया, चूँकि बुक में है तो वो पूरा ही दिया रहता है।
but these are the important things that we are now going to discuss. Okay, जैसे हम लोगों ने बिकेरिया के बारे में पढ़ लिया. Now among modern penologists, okay, the names of Rafael Garofalo and Enrico Ferri deserve a special mention. Garofalo was an eminent criminologist of Italy who held this distinguished position as a judge, a professor of law, as also a minister of justice. Okay, and therefore he was deeply involved in administration of criminal justice and treatment of offenders. Now, out of his vast experience as a magistrate, he suggests that insane criminals should be treated leniently. बहुत सीधी सी चीज़ है. जैसे मॉडर्न क्राइम में क्या हो रहा है, यही सब चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अपग्रेड करी जा रही है. लाइक अगर हम लोग जैसे अगर हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि हम इंडिविजुअल को नहीं देखेंगे और केवल एक्ट पे उसको सज़ा देंगे, हम किसी भी आदमी को नहीं देखेंगे कि वो कौन आदमी है, कहाँ का है, कैसा है, और जो भी उसने क्राइम किया उस पर देंगे, तो फिर उन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी जो इंसेन है, जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या क्राइम कर दिया, किस हद तक का क्राइम कर दिया. सो जो गैरोफेलो है, इन्होंने इसी बारे में बात करी है कि आउट ऑफ हिज वास्ट एक्सपीरियंस एज अ मजिस्ट्रेट ही सजेस्टेड दैट इंसेन क्रिमिनल्स, ओके, should be treated leniently. In his opinion, vengeance had only a theoretical basis for penal sanctions. Okay, theoretically basis का मतलब vengeance क्या है, बदला लेना, मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया तो साथ भी बुरा होना चाहिए, ये vengeance कहता है. So he said that vengeance had only a theoretical basis for penal sanctions. Okay. Surprisingly, the Garofalo was a critic of reformative theory of punishment. Okay, and believed that it had only a limited utility in case of young or first offenders. Okay, and it hardly served any useful purpose in case of recidivist and hardened criminals. देखिए जो सरप्राइजिंगली क्या था कि जो गैरोफेलो थे, देखिए जैसे रिफॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब लोगों ने सपोर्ट किया, कई सारे जूरिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट, पेनोलॉजिस्ट, सबने जो है सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया वो यही थ्योरी थी, दैट इज़ रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. लेकिन गैरोफेलो जो अपने आप में भी एक बहुत बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मतलब जो है वो क्रिटिक थे रिफॉर्मेटिव थ्योरी की. उनको रिफॉर्मेटिव थ्योरी ये नहीं कहेंगे कि पसंद नहीं थी, लेकिन काफ़ी हद तक उनको वो चीज़ ज़्यादा सही नहीं लगी. किस मामले में? ही बिलीव दैट इट हैड ओनली अ लिमिटेड यूटिलिटी इन केस ऑफ यंग और फर्स्ट ऑफेंडर्स. उनका जो कहना था वो ये था कि जो भी जैसे नए नए अपराध करने वाले थे, जो मान लीजिए एकदम नए नए लड़के थे या कोई भी थे जिन्होंने पहली बार अपराध किया था, ओके, तो ये उनके लिए मतलब जो है कारगर है कि उन्होंने पहली बार अपराध किया है, उनका पहले कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो चलिए ठीक है, उनको मान लीजिए इम्प्रिजनमेंट हो गया, जेल हो गया, वो यहाँ पे उनको रिफॉर्मेशन हो गया, वो चीज़ों को समझ गए और वो चले गए. ओके, बट ओके दे आर द यंग और फर्स्ट ऑफेंडर्स, बट इट हार्डली सर्व एनी यूजफुल पर्पस इन केस ऑफ रेसिडिविस्ट एंड हार्डन क्रिमिनल. अब जिनका काम ही है जो क्राइम करने का, जो दिन में 4 बार मर्डर कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, फिर निकल के आ रहे हैं, फिर मर्डर कर रहे हैं, उनके ऊपर ये जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है वो बिल्कुल भी सही से अप्लाई नहीं होती है. ओके, नाउ ही ऑल्सो रिजेक्टेड डेटरेंट पनिशमेंट ऑल्सो. ठीक है, ही ऑल्सो रिजेक्टेड डेटरेंट पनिशमेंट since it failed to determine the exact quantum of punishment for a given offense under varying social circumstances. Okay, देखिए सोशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी जो है आदमी क्राइम करता है और जो है उसके ऊपर ऑफेंस के चार्जेस लगते हैं. लेकिन डेटरेंट थ्योरी जो थी वो तो केवल उनका एक ही था कि हमको एग्जाम्पल सेट करना और हार्श पनिशमेंट देनी है. सो दैट थ्योरी वॉज नॉट एबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दैट शुड बी गिवन ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑफेंस. ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड. See, he however agreed with Beccaria that retention of punishment is necessary for recognition of individual right and social coexistence. Okay, now we'll study our the last. He is the Italian penologist. He is Enrico Ferri. Okay, Enrico Ferri was yet another Italian penologist who supported positive school of criminology. Okay, he asserted that punishment was necessary for the protection of society because crimes in society are inevitable. In his opinion, punishment was a social deterrent. Okay, कि एक तरीके का पनिशमेंट क्या है कि सोशल डेटरेंट है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी को पनिश करते हो तो बहुत सोसाइटी के ही, केवल उस क्रिमिनल के लिए नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए एक वो लेसन बन जाता है और एक फेयर बन जाता है लोगों के अंदर कि अगर हम भी कभी भी किसी इस तरीके का क्राइम करेंगे तो हमको भी पनिशमेंट मिलेगी और किसी भी तरीके की सज़ा मिलेगी. सो क्या करता है, जिससे लोग इसको अवॉइड करते हैं, लोग क्राइम नहीं करना चाहते हैं फिर, और सोसाइटी में क्राइम कम होता है.
नाउ ही स्ट्रांगली कमेंडेड कंपेंसेशन एज एन इफेक्टिव सैंक्शन अगेंस्ट क्राइम। ओके, उन्होंने जो है इस चीज़ के लिए बात करी कि एक इफेक्ट जो है कंपेंसेशन होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी क्राइम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पर्टिकुलरली दोज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। जितने भी अपने सिविल के जैसे देखिए केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस होते हैं, अगर उसमें कोई मान ली किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, कुछ भी करता है, सो प्रॉपर्टी बेसिकली व्हाट इट डील्स विद द मनी, ओके, विद द मॉनेटरी टर्म्स। सो अगर किसी भी तरीके का मान ली कोई सिविल रॉन्ग होता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी तरीके का क्राइम होता है, तो उसमें सीधे सीधे कंपेंसेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें भी अगर किसी पर्सन को उठा के जेल में डाल दें, कुछ भी करेंगे, तो जिसका भी नुकसान हुआ प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसको उससे कोई लेना देना नहीं मिलेगा, मतलब उसके जेल जाने से उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं आएगी या ना उसको किसी तरीके का कंपेंसेशन होगा। सो फेरी बिलीव्ड इन दिस टाइप ऑफ थ्योरीज। ओके, नाउ फेरी बिलीव्ड दैट डंपिंग द प्रिजनर इन प्रिजन सेल थ्रू आउट देयर टर्म ऑफ सेंटेंस सर्व नो यूजफुल पर्पस। ओके, इनकी भी जो बात है, उन्होंने ये बोला कि मान लिया अगर किसी को 7 साल की सज़ा हो गई, अब वो 7 साल तक उसको जेल में रख रहे हो, आप सड़ा रहे हो, तो उससे कोई कोई पर्पज़ नहीं सॉल्व होता है, ठीक है। फिर क्या बोले इन्होंने, ही वॉज होली एन अनप्रोडक्टिव प्रोसेस। ओके, प्रोडक्टिव प्रोसेस और अनप्रोडक्टिव प्रोसेस को आप कैसे डिटरमाइन करो, कैसे समझोगे कि अगर मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल है, उसको आपने जेल में डाला, 7 साल जेल में रखा, लेकिन अगर वो कुछ भी उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी उसके अंदर बदल नहीं रहा है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, तो फिर जो भी उसको 7 साल रखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। वो जब 7 साल बाद फिर बाहर आएगा, फिर वो वही क्राइम करेगा। सो दैट्स वाई ही सेड दैट टू कीप अ prisoner in a cell throughout the term of their sentence serve no useful purpose. It was wholly an unproductive process. Now, he therefore suggested that अच्छा अब क्या करना चाहिए, that inmates should be utilized to work on agriculture, farm or construction sites and engaged as labor during working hours. Okay, उन्होंने ये बोला कि आप उनको किसी भी मान ली पेशेंट को, अरे पेशेंट कह रहा हूँ सॉरी, किसी भी क्रिमिनल को मान लो 7 साल की सज़ा हो गई, अब आप 7 साल उसको जेल में रख के सड़ाओगे, इससे अच्छा है कि आप उसको किसी काम में लगा दीजिए, लाइक एग्रीकल्चरल फार्म में लगा दीजिए, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, या लेबर की जगह उसको रख लीजिए जब तक उनके वर्किंग आवर्स होते हैं। उससे क्या होगा कि आदमी का जब काम करता रहेगा, वो चीज़ों को मतलब सोसाइटी में मतलब ऐसे लोगों से मिलता रहेगा, उन लोगों में रहेगा, तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आएगा। सो इन दिस व्यू, इन हिज व्यू वॉज इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इनमेट्स एज वेल एज द स्टेट। तो उससे क्या होगा, स्टेट को भी मैन पावर मिलेगा, जो क्रिमिनल्स होंगे वो काम करेंगे, हर चीज़ करेंगे, और इनमेट्स जो होंगे, जो मतलब क्रिमिनल्स होंगे, जो जेल में बंद होंगे, उनके लिए भी होगा कि वो भी कई सारे लोगों से मिलेंगे, तो उनके अंदर भी धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे। नाउ ही प्रेफर्ड इनडिटर्मिनेट सेंटेंस टू अ फिक्स टर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेंटेंस एंड रिकमेंडेड क्लिनिकल ट्रीटमेंट फॉर इंसेन क्रिमिनल्स। उन्होंने क्या बोला कि आप किसी भी तरीके का इनडिटर्मिनेट सेंटेंस दोगे किसी फिक्स टर्म के लिए, तो इससे अच्छा है कि आप उनको जो है मतलब एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट दो, है ना, फॉर इंसेन क्रिमिनल्स ऑल्सो, ठीक है, कि इंसेन क्रिमिनल्स के लिए आप जेल में भेजने से अच्छा है कि उनका एक क्रिमिनल ट्रीटमेंट कराओ। ओके, नाउ ब्रीफली स्टेटेड, इट इज़ नाउ वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी आर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट. It therefore follows that no single theory of punishment will serve the real purpose. Commenting on this aspect of penal justice, Caldwell observed, okay, now Caldwell क्या कहते हैं कि punishment is an art which involves the balancing of retribution, deterrence and reformation in terms not only for the court but also of the values in which it takes place and in the balancing of these purposes of punishments. First one and then the other receives emphasis as the accompanying conditions change. तो ठीक है, आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे कि कैसे पनिशमेंट क्या आर्ट है, कैसे बैलेंसिंग करता है डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट को, ठीक है, कैसे कोर्ट को उन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए और कैसे इसके थ्रू पनिशमेंट्स डिसाइड करनी चाहिए, और जो है क्रिमिनल्स के लिए जो है और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहिए। नाउ the modern penological thinkers favors rationalization of punishment by taking into consideration the various approaches in their proper perspective and making use of them to suit the given situation and requirement of the offender in according with the principle of individualization. तो जो मॉडर्न पेनोलॉजिकल थिंकर्स रहे हैं वो हमेशा रेशनलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वेरियस अप्रोचेस, मतलब जो है नए नए अप्रोचेस को, नए नए तरीक़ों को, है ना, इन सबको जो है यूज़ करके, ताकि जो है जो पर्टिकुलरली एट दैट सिचुएशन और वो रिक्वायरमेंट पे जो सूट करे उसको करना चाहिए, जिससे क्या हो कि ऑफेंडर भी जो हो उसका भी एक इंडिविजुअलाइज तरीके से उसका भी ट्रीटमेंट किया जाए, और जो है जो ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको भी मतलब ट्रीट किया जाए अच्छे से, और उनको भी एक अच्छा इंडिविजुअल बनाया जाए सोसाइटी के लिए.
So this was all about the modern age. Okay, so we have read about the early, the medieval and the modern age. Okay, so now our last topic of this unit 1 is penal policy in India. So we'll start with the penal policy in India. Okay, see, so this is the essentials of an ideal penal system. Okay, which is our last topic of our unit 1. So we'll have a small introduction of this topic, and after that we'll start with a new video and we'll understand this, that what are the essentials of Indian penal system. Okay, so by way of generalization, it may be stated that efficacy of a penal system is to be assessed in the light of its impact on society in general and the criminal in particular. Okay, कि क्या कहते हैं कि जो भी पेनल सिस्टम है उसकी अगर एफिकेसी को एसेस करना है तो फिर क्या करना चाहिए कि उसका सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, इन जनरल सोसाइटी के ऊपर और क्रिमिनल के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है. ठीक है, अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव और अच्छा असर पड़ रहा है समझिए, तो भी तभी उस पनिशमेंट की जो भी एफिकेसी है वो सही है पेनल सिस्टम की. ओके, punishment of offenders through necessarily orders is inevitable in the interest of the community at large. Therefore, every civilized nation must have a definite penal program. So यही कहने का मतलब है कि आजकल का जो समय है, जैसे आपने मॉडर्न वाले में भी पढ़ा कि क्रिमिनल को पनिश करने से ज़्यादा उसको रिफॉर्म करना और उसको वापस सोसाइटी में लाना और सोसाइटी के लिए भी मतलब एक अच्छी पॉलिसीज़ को क्रिएट करना ही सबसे बड़ी जो है, समझिए, किसी भी नेशन के लिए एक मस्त चीज़ है, सिविलाइज्ड नेशन के लिए. सो आगे जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या वो चीज़ हैं जो एक सिविलाइज्ड नेशन के पास होनी चाहिए, पेनल पॉलिसीज़, और मतलब कैसा पेनल सिस्टम होना चाहिए. सो इंडियन पेनल सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइडियल पेनल सिस्टम हम किसे कहते हैं, कि ऐसा हो जिससे सोसाइटी का भी उद्धार होगा, जो क्रिमिनल होंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ओके, सो we'll read about this topic in our next video. So that's all for today's video. Thank you.